अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गैसेस वाले चैप्टर में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक इस चैप्टर में स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनता है। उसको समझने में, उसके एक्सप्लेनेशन को समझने में स्टूडेंट्स को अक्सर मुश्किलात का सामना रहता है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन किया जाए, उसको ऐसे पढ़ाया जाए, ऐसे समझाया जाए कि आपको जो टॉपिक है वो इजीली समझ में आ जाए। जी हाँ, टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन गैसेस वाले चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस के लिए वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या चीज़ है उसको हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पीछे इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसको हम कहते थे जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या थी? PV इज़ इक्वल टू nRT। जैसा कि इसके नाम से हमें पता है ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ये इक्वेशन सिर्फ आइडियल गैसेस के ऊपर ही एप्लीकेबल है। आइडियल गैसेस की जो कैलकुलेशंस हैं वो हम इस इक्वेशन की मदद से कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल गैसेस की या नॉन आइडियल गैसेस की, तो उन गैसेस के ऊपर ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं रहती, क्योंकि ये सिर्फ आइडियल गैसेस पे एप्लीकेबल है। तो उन गैसेस पे इस इक्वेशन को एप्लीकेबल बनाने के लिए वैन डर वाल्स ने इसमें कुछ चेंजेस की। इन चेंजेस को करने के बाद उसने एक नई इक्वेशन ड्राइव की। उस इक्वेशन को हम कहते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन, और वो इक्वेशन रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस के लिए हम यूज़ करते हैं उनके क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वैन डर वाल्स ने जो अपनी इक्वेशन है रियल गैसेस के लिए उसको कैसे ड्राइव किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाली जो इक्वेशन है ये सिर्फ आइडियल गैसेस पे एप्लीकेबल है। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने पढ़ी उसके दो पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल हैं। जब हम रियल गैसेस की बात करते हैं तो वो रियल गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं है, रियल गैसेस पे हम उनको अप्लाई नहीं कर सकते। उन दो पोस्टुलेट्स का ताल्लुक है प्रेशर के साथ और वॉल्यूम के साथ। अगर वो दो पोस्टुलेट्स गलत हैं, वो रियल गैसेस पे अप्लाई नहीं होते या नॉन आइडियल गैसेस पे अप्लाई नहीं होते, तो इसका मतलब है कि हमें इन दो टर्म्स को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों पोस्टुलेट्स का ताल्लुक एक का प्रेशर के साथ है, एक का वॉल्यूम के साथ है। तो वो दो पोस्टुलेट्स कौन से हैं? पहले हम वो दोनों पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। पहला पोस्टुलेट था, इनको हम कहते हैं फाल्टी assumptions of kinetic molecular theory, faulty assumptions of KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी वो assumptions जो रियल गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला उसमें क्या था? पहला assumption क्या था? वो थ्योरी ये कहती है there are no attractive forces, there are no attractive forces, attractive forces किन के दरमियान? among या between among molecules of gas, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो नहीं होते। ये किसके लिए ट्रू है? आइडियल गैसेस के लिए। जब हम नॉन आइडियल या रियल गैसेस की बात करते हैं तो लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ऑपरेट करती हैं या रिपल्सिव फोर्सेस भी ऑपरेट करती हैं। तो ये वाला असम्पशन सिर्फ आइडियल गैसेस पे एप्लीकेबल है। दूसरा असम्पशन क्या था? दूसरा असम्पशन ये था द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है इज़ नेग्लिजिबल, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लिजिबल, उसको निगलेक्ट किया जा सकता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल, यानी जिस वेसल के अंदर गैस है उस पूरी वेसल के टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में जो गैस के मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम है उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये वाला जो असम्पशन है, पहला जो मैंने लिखा फाल्टी असम्पशन, ये रिलेट करता है गैस के प्रेशर के साथ।
अगर तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी तो ज़ाहिर बात है प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, हर मॉलिक्यूल इंडिविजुअली बिहेव करेगा। लेकिन जब गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती हैं, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये किसको अफेक्ट करती हैं? गैस के प्रेशर को। कैसे अफेक्ट करती हैं वो जब हम पढ़ेंगे इसको फर्दर डिटेल में, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पोस्टुलेट जो है ये रिलेट करता है वॉल्यूम के साथ, गैस के वॉल्यूम के साथ। अब ये पोस्टुलेट क्या है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो कहते हैं इन केस ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस के केस में जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सपोज इस वेसल के अंदर ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब को अगर हम इकट्ठा करके घेर के एक कॉर्नर में लेके आएँ तो ये इतना कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे कि हम इसको कहते हैं कि ये वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो इस टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। ये एक्चुअल वॉल्यूम है, ये कंटेनर का टोटल वॉल्यूम है, इस टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। हम ये कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, पूरे का पूरा वॉल्यूम जो है वो फ्री है। इसके अंदर पूरे का पूरा वॉल्यूम क्या है? टोटल वॉल्यूम क्या पड़ा हुआ है? फ्री पड़ा हुआ है। यानी इस पूरे वॉल्यूम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स जो आज़ादाना हरकत कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर हम रियल गैस की बात करें, रियल गैसेस एट हाई प्रेशर, तो रियल गैस के केस में जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हार्ड स्फीयर्स होते हैं, अगर इनको हम एक कॉर्नर में लेके आए, इकट्ठे करके लेके आए, तो इनका जो वॉल्यूम बनता है उस वॉल्यूम को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसे हमें कैलकुलेशन के अंदर उसे हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है वॉल्यूम, फ्री वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए। इस वॉल्यूम को हमें कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करना पड़ता है। कैसे करेंगे वो अभी हम बात करते हैं। इस वॉल्यूम को हम नाम देते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड और अफेक्टिव वॉल्यूम, दोनों नाम यूज़ किए जाते हैं। एक्सक्लूडेड भी कहते हैं, अफेक्टिव वॉल्यूम भी कहते हैं, और इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को या अफेक्टिव वॉल्यूम को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि रियल गैस के केस में ये जो टोटल वॉल्यूम है वो फ्री नहीं है, इसमें से कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। ये वाला वॉल्यूम जो गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इस बात को ज़हन में रखना है। अब इसी को आगे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वॉल्यूम वाली टर्म भी हमें करेक्ट करनी पड़ेगी अगर हम इस इक्वेशन को रियल गैसेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, और प्रेशर वाली टर्म भी करेक्ट करना पड़ेगी अगर हम इस इक्वेशन को रियल गैसेस पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो वैंडर्स वाल ने ये काम किया, उसने वॉल्यूम करेक्शन की और प्रेशर करेक्शन की। पहले हम वॉल्यूम करेक्शन की बात करते हैं कि उसने वॉल्यूम को कैसे करेक्ट किया। वॉल्यूम करेक्शन, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जब गैस हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में होती है, रियल गैस कंप्रेस्ड स्टेट में होती है, तो उस वक्त उसके मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्रेस्ड स्टेट के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो एक दूसरे से दूर भागें। तो इस केस के अंदर इस वॉल्यूम को, जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं या अफेक्टिव वॉल्यूम कहते हैं, उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको हम कैलकुलेशन में कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसकी बात करें पहले आइडियल गैस की, आइडियल गैस के केस में मैंने आपको बताया जो टोटल वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है वॉल्यूम फ्री के। वॉल्यूम फ्री के किस गैस के लिए? फॉर आइडियल गैस, यानी वो वॉल्यूम जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स घूम फिर सकते हैं, उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? फ्री वॉल्यूम। अब चूंकि हमने ये कहा कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, इसलिए पूरा कंटेनर ये खाली पड़ा हुआ है, पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो फ्री वॉल्यूम है। और ये किस गैसेस के लिए ट्रू है? फॉर आइडियल गैसेस। जब हम रियल गैसेस की बात करते हैं तो जो टोटल वॉल्यूम होता है वो फ्री वॉल्यूम के इक्वल नहीं होता, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये रूम है, एक वेसल है, इसके एक कॉर्नर में मैं एक चारपाई रख देता हूँ। अब वो जो चारपाई है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो चुका है, उसको हम फ्री वॉल्यूम नहीं कहेंगे। अगर हमने घूमना फिरना है तो हम उस वॉल्यूम में नहीं जा सकते जहाँ पे चारपाई पड़ी हुई है, उसके अलावा बाकी फ्री वॉल्यूम है। तो फ्री वॉल्यूम निकालने के लिए, फ्री वॉल्यूम निकालने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, फ्री वॉल्यूम निकालने के लिए, यानी वो वॉल्यूम जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं,
टोटल वॉल्यूम में से उस वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा जो गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव वॉल्यूम। यानी रियल गैसेस के लिए हमें फ्री वॉल्यूम निकालने के लिए, वो वॉल्यूम जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, वो वॉल्यूम निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम में से इफेक्टिव वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास फ्री वॉल्यूम आ जाएगा जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे वॉल्यूम फ्री इज इक्वल टू वॉल्यूम टोटल माइनस इफेक्टिव वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एफ और टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए, समझाने के लिए लिखा जाता है। यानी अब वॉल्यूम की जगह पे, यहाँ वॉल्यूम की जगह पे हम ये पुट करेंगे वी माइनस बी। वॉल्यूम की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, वी माइनस बी। इन केस ऑफ आइडियल गैस वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्री, वहाँ पे यही रहता है। लेकिन जब हम रियल गैस की बात करते हैं तो वॉल्यूम फिर क्या बन जाएगा, वी माइनस बी, यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को या इफेक्टिव वॉल्यूम को हमें माइनस करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू वी माइनस एन बी। एन नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर 1 मोल होगा। अगर गैस का 1 मोल हो तो ऐसे लिखेंगे, और अगर 1 से ज़्यादा मोल हो तो फिर हम ये वाली इक्वेशन ये यूज़ करेंगे। दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें एक और बात लिखता है वो कि जो इफेक्टिव वॉल्यूम है, इफेक्टिव वॉल्यूम जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं, ये होता है 4Vm के इक्वल। 4Vm, ये Vm क्या है, Vm इज़ मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम यानी गैस का, रियल गैस का 1 मोल जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 10⁻23। जो इफेक्टिव वॉल्यूम है वो मोलर वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा होता है। यानी मोलर वॉल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इफेक्टिव वॉल्यूम निकल के आता है। ऐसा क्यों होता है, मोलर वॉल्यूम का मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने एक जगह पे इकट्ठे लेके आना है। 1 मोल मॉलिक्यूल्स को 6.02 को इस तरह उनको इकट्ठे लेके आना है कि उनके दरमियान कोई भी स्पेस ना बचे। इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई भी खाली जगह ना बचे, कोई भी स्पेस ना बचे, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। लेकिन रियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हार्ड स्फीयर्स होते हैं। वो जब आपस में कंबाइन होते हैं, एक जगह पे इकट्ठे करते हैं उनको, तो उनके दरमियान फ्री स्पेसेस बच जाती हैं। वो जो फ्री स्पेस बचती है उसको भी हमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में ही शामिल करना होता है। लेट मी डेमोस्ट्रेट फॉर यू। सपोज ये 3 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये 3 मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे होंगे एक जगह पे, इस तरह से, ये देखें इस तरह से, ये दरमियान में आपको एक स्पेस नज़र आ रही है। अब ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंप्रेसेबल नहीं होते, दबाए नहीं जा सकते, हार्ड स्फीयर्स होते हैं। ये जो दरमियान में स्पेस नज़र आ रही है ये गैस के मॉलिक्यूल है, तो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ। लेकिन जब हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को काउंट करेंगे तो ये वॉल्यूम भी साथ ही जाएगा, जो ये जो दरमियान में स्पेस है। तो आप अंदाज़ा करें, जब 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे तो उनकी जितनी भी स्पेसेस बनेगी उन स्पेसेस को भी हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में ही काउंट करेंगे। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से आपस में कंबाइन होते हैं। सपोज ये एक लेयर है गैस के मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, इसके नीचे दूसरी लेयर इस तरह से आएगी गैस के मॉलिक्यूल्स की। अब गैस के मॉलिक्यूल ने ये वाला वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, ये वाला, ये तो फ्री स्पेसिस हैं, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल इतने बड़े तो नहीं होते, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए, ये फ्री स्पेसिस हैं दरमियान में। लेकिन अब ये फ्री स्पेसिस भी तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में ही जाएंगी ना। जब हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये जो फ्री स्पेसिस हैं ये भी किस में जाएंगी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के अंदर। तो इसलिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है वो मोलर वॉल्यूम के मुकाबले में कितना होता है, 4 टाइम्स। क्यों 4 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि ये स्पेसिस भी इसी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के अंदर शामिल होती हैं। तो ये कुछ बात थी वॉल्यूम करेक्शन के लिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम करेक्शन कैसे की गई और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो मोलर वॉल्यूम के मुकाबले में 4 गुना क्यों होता है। अब मैं इसको रेज़ कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं प्रेशर करेक्शन की, कि वैंडर्स वाल ने रियल गैसेस के लिए प्रेशर को कैसे करेक्ट किया, प्रेशर की करेक्शन कैसे की। प्रेशर करेक्शन अब हम पढ़ने जा रहे हैं।
आसान है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप समझोगे उसको तो वो आसान है, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेशर को उसने कैसे करेक्ट किया। तो प्रेशर करेक्शन, गैस का प्रेशर करेक्शन रियल गैसेस के लिए उसने कैसे उसको निकाला। अच्छा, सपोज एक कंडीशन हम अज्यूम करते हैं कि एक कंटेनर के अंदर हमारे पास गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। उन गैस के मॉलिक्यूल्स को हम दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। समझने के लिए, होती तो एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अपना समझने के लिए उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कह देते हैं ए टाइप मॉलिक्यूल और इसके इर्द गिर्द हैं बी टाइप मॉलिक्यूल। ये जो बी टाइप मॉलिक्यूल है ये ए टाइप मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, ये नहीं समझना कि दो डिफरेंट किस्म की गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, एक ही गैस है, लेकिन हमने समझने के लिए उसको ऐसे उसको हमने कर लिया कि ए टाइप जो मॉलिक्यूल हैं वो वाल्स की तरफ बढ़ रहे हैं और जो बी टाइप मॉलिक्यूल हैं ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह से अट्रैक्शन शो कर रहे हैं ए टाइप मॉलिक्यूल के लिए। जो सिचुएशन इस एक मॉलिक्यूल के लिए होगी बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए भी वही सिचुएशन होगी। अब ये ए टाइप मॉलिक्यूल दीवार की तरफ बढ़ रहा है टकराने के लिए, जब ये टकराएगा प्रेशर एक्सर्ट करेगा और जो बी टाइप मॉलिक्यूल हैं वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सपोज कि ये जो ए टाइप मॉलिक्यूल है ये अब वाल के करीब पहुंच गया, यहाँ पे आ गया वाल के करीब, इसके साथ टकराने लगा वाल के साथ। अब ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे सामने वाले, ये तो नहीं रहेंगे, सिर्फ साइडों वाले पीछे वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बाकी रहेंगे। जो ये वाले दो मॉलिक्यूल सामने मैंने शो किए हैं इस साइड पे, ये नहीं रहेंगे जब ये मॉलिक्यूल वाल के करीब पहुंचेगा। अब ज़रा ये सोचिए कि जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, सामने वाले मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, सिर्फ पीछे वाले इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? वेलोसिटी कम हो जाएगी। जितने ज़ोर से इसने दीवार के साथ जाकर टकराना था उतने ज़ोर से उतनी वेलोसिटी से नहीं टकराएगा, उतना प्रेशर ये नहीं डाल सकेगा दीवार के ऊपर। इसको आप ऐसे समझ लो कि एक बंदा भागता हुआ दीवार की तरफ जा रहा है दीवार के साथ टक्कर मारने के लिए, पीछे से कुछ दो तीन बंदे उसे पकड़ के खींच लेते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, कम हो जाएगी। जब वो दीवार के साथ टक्कर मारेगा तो उतना प्रेशर वो नहीं एग्जर्ट कर सकेगा जो उसने पहले एग्जर्ट करना था। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है, जब ये मॉलिक्यूल इसे पीछे से खींचेंगे ए मॉलिक्यूल को, तो जब ये दीवार के साथ टकराएगा तो ये उतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर सकेगा जितना इसने करना था। अगर तो इतनी ही वेलोसिटी के साथ टकराता तो ये प्रेशर होता आइडियल, ये प्रेशर क्या होता? आइडियल। अब चूंकि उतनी वेलोसिटी के साथ नहीं टकरा रहा तो अब इसका प्रेशर आइडियल नहीं रहा, तो इसका प्रेशर कितना हो गया? टोटल प्रेशर, इसका टोटल प्रेशर आइडियल प्रेशर से कम हो गया। कितना हो गया? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी स्लैश के साथ, इसको हम कहते हैं प्रेशर लेसेंट। प्रेशर लेसेंट किस वजह से? ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी जो मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से जो प्रेशर कम हुआ है उसको हम पी स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ड्यू टू बैकवर्ड पुल, यानी पीछे से जो मॉलिक्यूल खींच रहे हैं उनकी पुल की वजह से जो प्रेशर कम हुआ है उसको हम कहते हैं पी स्लैश या प्रेशर लेसेंट भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर के बराबर नहीं होगा। आइडियल प्रेशर के बराबर कब होता? जब ये सेम वेलोसिटी से टकराता। अब सेम वेलोसिटी से नहीं टकराया, प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर आइडियल नहीं रहा। आइडियल से कितना कम हुआ? इतना, इसको माइनस कर दो पी स्लैश। अब हमने आइडियल प्रेशर निकालना है, प्रेशर आइडियल, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इस साइड पे ले आओ, ये माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रेशर टोटल प्लस पी स्लैश। अब यहाँ से हमने पी स्लैश की वैल्यू निकालनी है और देखनी है इसको कैसे निकालते हैं, और वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल प्रेशर करेक्शन का जो फार्मूला होगा, जो इक्वेशन होगी वो आ जाएगी। तो प्रेशर लेसेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर या और ए ओवर वी स्क्वायर। अगर हमने मोल 1 मोल के लिए लेनी हो तो फिर एन नहीं आएगा, फिर अकेला ए ओवर वी स्क्वायर आएगा। अब देखते हैं कि इसको हमने कैसे निकाला, इस वैल्यू को पी स्लैश की या प्रेशर लेसेंट की। अगेन
हमारे पास कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ए टाइप मॉलिक्यूल जो कि वाल की तरफ बढ़ रहे हैं और बी टाइप मॉलिक्यूल हैं जो कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा बी टाइप मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन की वजह से। अब जितने मॉलिक्यूल्स ये इस कंटेनर के अंदर ज़्यादा होंगे, ए टाइप और बी टाइप, जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना ही प्रेशर लेसेंट भी ज़्यादा होगा। सपोज अगर कम मॉलिक्यूल हैं तो ये कम अट्रैक्शन शो करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, ज़्यादा बैकवर्ड पुल होगी, ज़्यादा प्रेशर लेसेंट होगा। इसका मतलब है कि प्रेशर लेसेंट P स्लैश इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल। यहाँ पे C कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और कंसंट्रेशन C जो है, कंसंट्रेशन इसके यूनिट होते हैं मोल पर वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल्स हैं। जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। मोल को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को V से। सपोज हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब की 2 फ्लास्क हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम की 2 फ्लास्क हैं, ये भी 1 डेसीमीटर क्यूब की फ्लास्क है। अब इसके अंदर गैस का 1 मोल है और इसके अंदर गैस के 3 मोल हैं। जिसमें मोल ज़्यादा होंगे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसमें मोल कम होंगे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर वॉल्यूम। अब यही यूनिट हम इन दोनों की जगह पे पुट कर देंगे तो P स्लैश इज़ प्रोपोर्शनल टू, इसकी जगह पे भी मोल पर वॉल्यूम और इसकी जगह पे भी मोल पर है, तो दोनों कंसंट्रेशन ही मोल पर वॉल्यूम। तो P स्लैश इज़ प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ यहाँ से तो कांस्टेंट आएगा। P स्लैश इज़ इक्वल टू AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 1 मोल के लिए लिखना हो तो P स्लैश इज़ इक्वल टू A ओवर V स्क्वायर। ये जो होगा ये फॉर 1 मोल होगा, गैस के 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल। A यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस। A क्या है? कांस्टेंट है ये किसका? फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतनी ही A की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। हर गैस के लिए डिफरेंट होती है। इस तरह जो B की हमने वैल्यू पढ़ी थी वॉल्यूम करेक्शन के अंदर, वो भी हर गैस के लिए डिफरेंट होती है। तो ये हमारे पास आ गई P स्लैश की वैल्यू, प्रेशर लेसेंट की वैल्यू। इसको उठा के उस इक्वेशन में पुट कर दो तो वो बन जाएगी प्रेशर आइडियल। ये आइडियल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। प्रेशर इज़ इक्वल टू P प्लस P स्लैश की जगह पे हम लिख देंगे AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। ये बन जाएगी वैल्यू, या और 1 मोल के लिए बन जाएगी P इज़ इक्वल टू P प्लस A ओवर V स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई प्रेशर करेक्शन की वैल्यू। अब वॉल्यूम करेक्शन हमने पहले निकाली थी, वो क्या थी? V इज़ इक्वल टू V माइनस NB, ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन। और 1 मोल के लिए क्या थी? V इज़ इक्वल टू V माइनस B, ये 1 मोल के लिए था। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज़ इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे P की जगह पे हम प्रेशर करेक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, V की जगह पे वॉल्यूम करेक्शन की, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम वेंडर्स वाल इक्वेशन कहते हैं। तो P की जगह पे P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर इंटू V की जगह पे V माइनस NB इज़ इक्वल टू nRT, या P प्लस A ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज़ इक्वल टू RT। ये गैस के 1 मोल के लिए ये वाली इक्वेशन होगी फॉर 1 मोल, और अगर 1 से ज़्यादा या कम मोल होंगे तो फिर ऊपर वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए रियल गैसेस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये फाइनल इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं वेंडर्स वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रियल गैसेस के लिए हम प्रेशर को कैसे करेक्ट करते हैं, वॉल्यूम को कैसे करेक्ट करते हैं, और फिर वैल्यूज़ दोनों की पुट करके कैसे फाइनल इक्वेशन वेंडर्स वाल इक्वेशन को हम कैसे ड्राइव करते हैं। अब इसमें एक बात याद रखनी है कि जितनी इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, A की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी
और B की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ये वाला B, ठीक है, जिसको हम इफेक्टिव वॉल्यूम कहते हैं, इनकी वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा होंगी नॉन आइडियलिटी उतनी ज़्यादा होगी। A और B ये MCQs में पूछ लेता है, A की वैल्यू ज़्यादा होगी, B की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो गैस की जो नॉन आइडियलिटी है, नॉन आइडियलिटी वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, जितना इफेक्टिव वॉल्यूम ज़्यादा होगा, नॉन आइडियलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और लास्ट में एक चीज़ और है, मैं आपको यूनिट्स बता दूं कि A और B के यूनिट क्या है, वो भी पूछ लेता है MCQs के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली B क्या है, B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, तो इसके यूनिट तो सिंपल होंगे। B के यूनिट, इसके यूनिट बनेंगे डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ये नॉन SI यूनिट होंगे इसके, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब नॉन SI होता है, या मीटर क्यूब पर मोल, ये इसके SI यूनिट होंगे। A के यूनिट कैसे निकालेंगे, A के यूनिट हम निकालेंगे यहाँ से, इस इक्वेशन से, P इज़ इक्वल टू P प्लस ए एन स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर, P इज़ इक्वल टू P प्लस ए एन स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो, A इज़ इक्वल टू पी वी स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर, ये V उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो n होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके यूनिट्स पुट कर देने, जब हम नॉन SI यूनिट निकालेंगे तो प्रेशर वॉल्यूम के नॉन SI यूनिट पुट कर देंगे, जब SI यूनिट निकालेंगे तो इनके SI ये मोल ही रहेगा, n जो है। तो पहले हम निकाल लेते हैं नॉन SI यूनिट्स। नॉन SI यूनिट्स प्रेशर के क्या होते हैं, प्रेशर के होते हैं ATM, और वॉल्यूम के क्या होते हैं, डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे पुट कर दो, A इज़ इक्वल टू ATM डेसीमीटर क्यूब, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम का स्क्वायर है, ओवर मोल, इसका भी स्क्वायर। तो मोल स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, ATM डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर ओवर मोल ऊपर जाके ये -2 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गए इसके नॉन SI यूनिट। अब अगर हम SI यूनिट्स की बात करें, SI यूनिट्स, तो प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो अब ये वाले यूनिट्स यहाँ पे पुट कर दो, A इज़ इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब का स्क्वायर ओवर मोल का स्क्वायर, मोल स्क्वायर। अगेन इस मोल स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब का स्क्वायर, और मोल हो जाएगा -2। इस मीटर को आप हल भी कर सकते हैं, ये -2 है, ये +6 है, मीटर 4 बच जाएगा, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर 4 मोल -2। तो ये होंगे इसके SI यूनिट्स A के। क्योंकि ये MCQs में पूछ लेता हूँ तो मैंने कहा कि आपको ये ड्राइव करके बता दूँ कि इनको कैसे ड्राइव करते हैं SI यूनिट्स और नॉन SI यूनिट्स को। तो यही कुछ बातें थी वेंडर्स वाले इक्वेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी, और इसके न्यूमेरिकल भी हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।